तो मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांतों को हम लोग देख रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत है ना, या क्लासिकल थ्योरी जो बताई जाती है, उस क्लासिकल थ्योरी को हम लोगों ने समझा था। क्लियर है? तो अब इस क्लास में हम लोग समझेंगे मानसून की उत्पत्ति का जो अभिनव सिद्धांत है। अभिनव सिद्धांत, ठीक ना। तो मानसून की उत्पत्ति का अभिनव सिद्धांत समझेंगे कि यह सिद्धांत क्या कहता है। देखिए, जब कुछ समय पहले वायुमंडल की ऊपरी सतह का ना, वायुमंडल के ऊपरी भाग का जब तक अध्ययन नहीं किया गया था तब तक तापीय सिद्धांत ही मान्य था। जब तक वायुमंडल की ऊपरी भाग का अध्ययन नहीं हुआ था, वायुमंडल की ऊपरी सतह का अध्ययन नहीं हुआ था, तब तक वायुमंडल का तापीय सिद्धांत ही मान्य था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तमाम प्रकार की खोज और रिसर्च होते गए और वायुमंडल के ऊपरी भाग का अध्ययन किया गया, तब यह पता लगाया गया, यह कहा गया, विद्वानों ने ये कहा कि देखिए, भारतीय मानसून की उत्पत्ति केवल तापीय कारणों से नहीं हो सकती है ना। इतने बड़े पैमाने पर भारी बारिश करा रही है ना, हवाओं को लेकर के आ रही है, इसका कारण केवल ताप के प्रभाव से उच्च दाब और निम्न दाब का होना नहीं है, बल्कि इसका जो प्रभाव है कुछ और है। तो हुआ क्या, यही जानने के लिए 1973 में, ठीक ना, मोनेक्स लॉन्च किया गया। मोनेक्स क्या था? मानसून, और यह है एक्सपेडिशन, ठीक ना। यानी कि मानसून की खोज करने के लिए, है ना, एक यात्रा लॉन्च की गई थी 1973 में, जिसमें 4 रूस के जहाज़ थे और जो 2 थे वो भारत के जहाज़ थे। अरब सागर में और हिंद महासागर के बीच में जाकर के अध्ययन शुरू हुआ। तमाम प्रकार के अन्वेषणों से ये अध्ययन चला था मई से लेकर के जुलाई तक 1973 में, ठीक ना। इससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि जब 1958 में विश्व के मानसून नामक एक संगोष्ठी हुई थी, तो भारतीय वेधशालाओं के जो प्रबंधक थे उस समय पी कोटेश्वरम, है ना, भारतीय वेधशालाओं के प्रबंधक थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मानसून की उत्पत्ति का कारण यह हो सकता है कि तिब्बत के ऊपर जो वायुमंडल उष्मन हो रहा है वो एक कारण हो सकता है। तो उस समय ही उन्होंने बताया, लेकिन प्रमुख रूप से ये बात कही नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि कोई अन्वेषण नहीं था, कोई रिसर्च नहीं थी, कोई खोज इसके बारे में नहीं थी। लेकिन बाद में जब यह खोज की गई तो यह पता चला कि देखिए, भारतीय मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण, है ना, जैसे कि अगर हम बात करें, ये भारत है, ठीक ना। अगर हम बात करें तो ये जो तिब्बत का इलाका है, जो तिब्बत का जो पठार है, ये जो पठारी क्षेत्र है, अगर हम इसकी बात करें, है ना, तो यह बताया गया कि इस क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, चूँकि यह जो पठारी क्षेत्र है वह सामान्य वायुमंडलीय स्तर में 5 किलोमीटर ऊपर है ना। मतलब जो सामान्य धरातली वायुमंडल होता है, तिब्बत का पठार उस वायुमंडल में 5 किलोमीटर ऊपर तक है। इस वजह से वह ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की भीषण गर्मी प्राप्त करता है। इस वजह से वह ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि गर्मी के मौसम में क्या करता है, भीषण गर्मी प्राप्त करता है। जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ने लगती हैं तो भीषण गर्मी प्राप्त होती है उसे। यहाँ पर जब भीषण गर्मी प्राप्त होती है तो यह यहाँ पर उष्मन हो जाता है और निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। क्लियर? तो अभिनव सिद्धांत देखिए, समझिए, रिलेट करिए चीज़ों को। अभिनव सिद्धांत कहता है कि लगभग 15 डिग्री अक्षांशों के पास में, 15 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 15 डिग्री अक्षांशों के पास में इस उष्मन का प्रभाव पड़ता है पूर्वी जेट स्ट्रीम पे। पूर्वी जेट स्ट्रीम पे, जेट स्ट्रीम क्या है, हमने बताया था कि 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह में चलने वाली पवन है ना, जो बहुत ही प्रचंड वेग से चलती है। क्लियर?
तो यह पता लगाया गया कि यह जो हिस्सा है, जो इलाका है इसका, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम जो कुछ इस प्रकार से चलती है, ठीक ना। इसको अगर हम यहाँ बनाएं तो पूर्वी जेट स्ट्रीम की बात करेंगे तो पूर्वी जेट स्ट्रीम कुछ इस प्रकार से चलती है, ठीक ना। और अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और बताएं तो यहीं पर जो है इधर जो है पछुआ जेट स्ट्रीम चलती है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, है ना। और ये इलाका आपका है विषुवत रेखा का 15 डिग्री, और इसी के ऊपर ये जो है कि 15 डिग्री का ये हुआ, और इसके बाद जो है लगभग 30 डिग्री अक्षांशों के पास में ये चीज़ें, ये घटनाएं 20 से 30 के बीच जो है घट रही हैं, ठीक। अब इसको समझिए रिलेट करके भारत से। तो इन्होंने ये कहा कि जब तिब्बत के ऊपर वायुमंडल का उष्मन होता है, जब तिब्बत के ऊपर वायुमंडल का उष्मन होता है तो यह उष्मन पूर्वी जेट स्ट्रीम को और सहारा देता है और इसको घुमा देता है, ठीक ना। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम इसी उष्मन को लेकर के आगे बढ़ती है और फिर वापस लाती है तो विषुवत रेखा के पास जो है कि हिंद महासागर में और इसको छोड़ देती है। मतलब देखिए, हवा यहाँ से उठी, इसके प्रभाव में आई, है ना, इसके प्रभाव में आई और आ करके हिंद महासागर में उतर रही है। देखिए यहाँ से, ये मान लीजिए तिब्बत का पठार है, यहाँ से इसने वायुमंडलीय उष्मन को भी ले लिया और ऐसे आ रही है, लेकिन जब घूम रही है तो पूरी हिंद महासागर में उतर जा रही है। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि हिंद महासागर में उच्च दाब और बढ़ जा रहा है। भाई हवाएं उतरेंगी तो और दाब बढ़ेगा ना, तो हिंद महासागर में और उच्च दाब बढ़ जा रहा है, इनका ये कहना था। तो जब हिंद महासागर में और ज़्यादा उच्च दाब बढ़ जा रहा है तो वहाँ से, अब चूंकि ये इलाका निम्न दाब का है पूरा, यहाँ से हवा खाली हो गया, तो ये क्या करता है कि बाकी हवाओं को इधर से इधर की तरफ घुमा देता है, ठीक ना। और पश्चिमी जेट स्ट्रीम क्या करती है, शीतकाल में यह ज़्यादा सक्रिय रहती है ना। शीतकाल में यह क्या करती है कि देखो इधर से इधर की तरफ जा रही है ना, यहाँ से जो है कि जब हवा इधर उतरती है तो यहाँ उच्च दाब का केंद्र बना देती है, ठीक है। तो बाकी इधर से हवाएं खींच करके दूसरे साइड जो है चली जाती हैं। तो मुख्यतः यहाँ पर मेन काम वैसे भारतीय मानसून में पूर्वी जेट स्ट्रीम का ही होता है, ठीक है। तो यह मानसून की उत्पत्ति का अभिनव सिद्धांत है, क्लियर। जो मोनेक्स लॉन्च हुआ था, मोनेक्स के जो अन्वेषण हुआ था रूस और भारत के मौसम वैज्ञानिकों ने मिल करके किया था, उसके आधार पर अभिनव सिद्धांत दिया गया, ठीक है। तो ये सब छोड़िए, मेन कंक्लूजन ये जानिए कि अभिनव सिद्धांत ये कहता है कि तिब्बत के पठार के ऊपर जो वायुमंडलीय उष्मन होता है वह पूर्वी जेट स्ट्रीम के प्रभाव में आकर के हिंद महासागर में उच्च दाब का केंद्र बना देता है, ठीक। और वहाँ से फिर अब तिब्बत के पठार के ऊपर चूंकि उष्मन हो गया है तो निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर की हवा को एक गोलाईदार रूप में घुमा देता है, ठीक है। तो हिंद महासागर की सारी हवाएं क्या करती हैं, घूम करके आ जाती हैं, जिससे भारत में बड़े पैमाने पर वृष्टि होती है, ठीक। एक चीज़ यहाँ से और समझ लीजिए, इनका ये कहना है कि देखिए जब तिब्बत के ऊपर वायुमंडलीय उष्मन होता है ना, तो एक इसके ऊपर एक जो है कि प्रतिचक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है, इसके ऊपर एक प्रतिचक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है। और यही प्रतिचक्रवाती दशा क्या करती है कि हवाओं को घुमा करके लाती है। एक बात ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर धरातल के पास में अगर धरातली सतह पर चक्रवात चल रहा है तो उसके ऊपर के वायुमंडल में क्या होगा, प्रतिचक्रवाती दशा पाई जाएगी। और अगर धरातल पर प्रतिचक्रवाती दशा चल रही है तो उसके ठीक ऊपर वायुमंडल में, ऊपरी वायुमंडल में क्या पाया जाएगा, चक्रवाती दशा पाई जाएगी। यानी कि धरातल पर प्रतिचक्रवात हो तो ऊपर के वायुमंडल में चक्रवाती दशा होगी, और धरातल पर अगर चक्रवात चल रहा हो तो ऊपर के वायुमंडल में प्रतिचक्रवाती दशा होगी, एंटी साइक्लोनल कंडीशन होगी, क्लियर है। तो इसी को बोला जाता है अभिनव सिद्धांत, ठीक ना।
कहा जाता है कि देखिए जब नीचे जो है कि हवा इधर से आती रहती हैं तो ऊपर क्या होता है कि उल्टा खींच करके, है ना, देखिए अब हवा क्या है, अब इधर से इधर आ रही है ना, चूँकि ये धरातली हवा है, इधर से इधर की तरफ बढ़ती है तो धरातली हवा है, तो ये इधर बढ़ रही है, लेकिन यहाँ से हवा क्या कर रही है, वापस खींच रही है। तो नीचे अगर हम मान लें कि एक चक्रवात टाइप का चल रहा है तो ऊपर क्या है, एक प्रति चक्रवाती दिशा बन रही है, ऊपर से हवा फिर खींच करके ला रहा है, ठीक ना, जिससे मानसून को और क्या मिलता है, बल मिलता है। क्लियर? तो यही सारी बातें थी अभिनव सिद्धांत में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, सिंपली आपको नॉर्मली समझना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो इसके बाद जो है फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय पवनों के बारे में। क्लियर? कुछ स्थानीय पवनें हैं, उन स्थानीय पवनों को देखेंगे कि कौन सी पवन कहाँ से उत्पन्न होती है, उसका कारण क्या है, ऐसे ऐसे करके बाकी सारी चीज़ों को समझेंगे। क्लियर है?